ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही है। अब तक हमने राजनीति विज्ञान का जो भाग 1 के प्रथम अध्याय शीत का द्वार पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है और जिसके समस्त वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें जाकर एक बार अवश्य देखें और अपने उन साथियों तक, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी चर्चा हो रही है वो मुख्यतः वैसे ही कक्षा 12 को ध्यान में रख कर के वीडियोज़ तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये किसी अन्य लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बेस सिलेबस है, आधार सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसलिए ये उन सारे लोगों के लिए, उन सारे प्रतियोगियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो राजनीति विज्ञान विषय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी इसे अवश्य देखें और अगर कोई सुझाव हैं, कोई जिज्ञासा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान मैं कर सकूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजनीति विज्ञान भाग 2 का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण एवं उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियों पर हमारी चर्चा रहेगी और चर्चा के अंत में फिर संबोध पर आधारित गृह कार्य होगा, यानी जो चर्चा रहेगी उस पर आधारित गृह कार्य होगा। मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे दिए गए गृह कार्य को अवश्य कर रहे होंगे और उनको करना ही चाहिए। अगर कोई समस्या उनको कहीं पर आ रही है तो वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी उनको उचित माध्यम लगता है, फ़ोन वगैरह करके भी वो मुझ तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन वो काम अवश्य करें और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं मुझे अवश्य डालते रहें। तो आज हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वह है राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण का अर्थ, उसकी प्रक्रिया, उसकी पृष्ठभूमि एवं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये हमारी चर्चा का बिंदु रहने वाला और इसमें भी हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें भी जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र निर्माण का अर्थ, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, भारत में राष्ट्र निर्माण की पृष्ठभूमि और फिर भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ, समस्याएं और उनका समाधान पर भी हमारा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। उसमें भी चुनौतियों में मास केवल तात्कालिक जो चुनौतियां हैं और उनका समाधान पर ही विचार करेंगे, उन पर बात करेंगे और उसमें भी हम विविधता में एकता की चुनौती और उसका समाधान हमारा चर्चा का बिंदु होगा। लोकतंत्र की स्थापना, उसे बनाए रखने की चुनौती और उसका समाधान, इस विषय पर भी हमारी बात होगी। और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की चुनौती और उसका समाधान, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा संबोध के अंत में, चर्चा के अंत में संबोध पर आधारित कुछ गृह कार्य होंगे। ये मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, उन्हें इसे करना ही है। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्र का अर्थ। राष्ट्र का अर्थ समझें इससे पहले थोड़ा सा समझ लें, जब आप महसूस करते होंगे कि आपने राष्ट्र भी सुना, आपने देश भी सुना, आपने राज्य भी सुना, आप प्रांत भी सुनते हैं और कई बार क्या ज़्यादातर हम इनका उपयोग जो है एक ही अर्थ में करते हैं। क्या ये एक ही हैं या इनके अर्थ में कुछ अंतर है? एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हमें यह जानना ज़रूरी है कि इनमें क्या अंतर है। क्या जिस तरह से व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं क्या इनका वही अर्थ है या इनको कुछ और तरीके से देखा समझा जा सकता है? तो जैसे मैंने कहा 4 शब्दों की मैंने बात करी, प्रांत, राज्य, देश और राष्ट्र।
इनका क्या मतलब है? अगर हम अपने संविधान को देखते हैं तो वहाँ हमें ये चारों ही शब्द मिल जाएंगे और बहुधा मिल जाएंगे, बहुत बार मिल जाएंगे, और कई बार तो वो समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किए गए हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा है? तो थोड़ा सा उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। प्रांत क्या है, राज्य क्या है, देश किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम राज्य पर बात करते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य एक प्रकार की विधिक परिकल्पना है। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है और समाज मिलकर के फिर राष्ट्र बनाते हैं, और उस राष्ट्र में, उस समाजों में कई प्रकार की दिक्कतें थी, समस्याएं थी। उन समस्याओं के समाधान के लिए फिर राज्य का गठन किया गया। राज्य क्योंकि अपने आप में एक अमूर्त संस्था है, तो फिर उसकी सरकार बनी। फिर उस सरकार को शक्तियाँ दी गई, वो संप्रभु बनी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसको दी गई आंतरिक और बाह्य मामलों में। तो राज्य का जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके 4 तत्व पढ़ा होगा आपने, कि राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, उसकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या कितनी हो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर उसकी एक सरकार अवश्य होती है, और वो सरकार संप्रभु होती है, मतलब उसको अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो राज्य वो है जो जिसकी जो एक प्रकार की, मैंने जैसे कहा, विधिक परिकल्पना है, जिसकी अपनी सरकार है, जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या भारत एक राज्य है? हाँ, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक विज्ञान विद्यार्थी के रूप में जब हम बात करते हैं तो भारत एक राज्य है। जबकि हम राज्यों, हम ज़्यादातर जो शब्द हमारा प्रयोग होता है राज्य के लिए, वो हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उसकी जो इकाइयाँ, भारत की जो इकाइयाँ, उनके लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यापक रूप से जब हम राजनीतिक विज्ञान का पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं उसका, तो वहाँ राज्य शब्द का अर्थ देश से ही लिया जाना चाहिए, देश से लिया जाना चाहिए। दूसरा, फिर प्रांत आता है। फिर प्रांत क्या है? प्रांत किसे कहते हैं? हमारे संविधान में प्रांत शब्द का भी इस्तेमाल का भी जो है उल्लेख हुआ है, राज्य शब्द का भी हुआ है। पहले ही अनुच्छेद में, प्रथम अनुच्छेद में ही यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। दूसरा, जो प्रांत पर, जिस पर हम बात करें, तो प्रांत क्या है? तो राज्य की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, आप जानते हैं कि शासन की दृष्टि से भारत में जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और आज उसमें 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सब उसकी इकाइयाँ हैं, इनको ही प्रांत कहा जाता है। संविधान में ये शब्द किस रूप में आया है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान में यह जो शब्द है वो ब्रिटिश काल के प्रांतों का उल्लेख करने के लिए इस शब्द का, प्रोविंस जिसको कहा जाता है, उस शब्द का उल्लेख हुआ है। तो फिर प्रांत थोड़ा सा उस तरह की स्थिति हो गई। फिर देश क्या है? देश किसे कहते हैं? तो देश का मतलब है कि जिसका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित भौगोलिक सीमा जिसकी होती है, उसको देश कहा जाता है। आप राज्य के रूप में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, राज्य से मिलता जुलता ही इसका अर्थ है, एक निश्चित भौगोलिक सीमा उसकी होती है। और फिर राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र थोड़ा सा इन तीनों से हट करके है, वो अलग है, एक अलग अवधारणा है, एक अलग प्रकार की परिकल्पना है। तो राष्ट्र का अर्थ होता है कि वे समाज जो किसी न किसी आधार पर मनोवैज्ञानिक रूप से, भावात्मक रूप से आंतरिक जुड़ाव महसूस करते हों। भावात्मक रूप से हो सकता है हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास के आधार पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हों, हो सकता है हम धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हों, हो सकता है संस्कृति के आधार पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, हो सकता है परंपराओं के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर, कई आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर एक समुदाय विशेष जो है आपस में जुड़ाव महसूस करता है। तो ऐसे समुदाय को फिर हम राष्ट्र कहेंगे। और राष्ट्र एक प्रकार की, जैसे कहें, मानसिक आकृति है, जो हमारे मस्तिष्क की मानसिक आकृति है, जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से बनती है। तो अब ये प्रश्न हुआ कि क्या भारत एक राष्ट्र है? और फिर राष्ट्र का क्या को किस अर्थ में समझें, ये एक भावात्मक या मनोवैज्ञानिक की जो हमने बात करी क्या है। तो उसके लिए हमें इजराइल का उदाहरण हम उठाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल का जब गठन नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था, उससे पूर्व उसके जो निवासी हैं, वो यहूदी जो हैं, वो दुनिया के विभिन्न देशों में फैले हुए थे, विभिन्न जगहों पर वो फैले हुए थे, और किसी न किसी तरह से वो
सभी लोग, चाहे वो कहीं पर भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, एक दूसरे से वो जुड़ाव महसूस करते थे। जब इज़राइल का निर्माण हुआ, गठन हुआ, तो फिर सारे यहूदी जो हैं विभिन्न स्थानों से आकर के वो इज़राइल में आकर के फ़लस्तीन में आकर के वो बसने लगे, और इस प्रकार से तब उनका जो है एक देश का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्र का अर्थ एक भावनात्मक विचार है, और जबकि राष्ट्र की कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती है, वो सीमाओं से परे होता है। आज हमारे बहुत सारे भारतीय हो सकता है जो हिंदी बोलते हों, या अन्य कई आधार हो सकते हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं, वो किसी न किसी रूप से भारत से जुड़े हुए हैं या उनका भावनात्मक जुड़ाव यहाँ है, तो वो राष्ट्र। इसी प्रकार से भारत में भी कई लोग हो सकते हैं जो जिनका जुड़ाव कहीं और हो सकता है, तो इस तरह से वो उस अर्थ में वो राष्ट्र है। तो इस प्रकार से राष्ट्र जो है का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, और मैंने तीनों चारों बातों को क्लियर किया, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें ये जानना ज़रूरी है। जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ हमें राज्य शब्द का मतलब इस रूप में नहीं लेना चाहिए जैसे हम उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या फिर इसी तरह से और राज्यों के रूप में नहीं लेना चाहिए। वहाँ राज्य शब्द का अर्थ होता है, राज्य शब्द का अर्थ वहाँ पर देश से लिया जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्र निर्माण का अर्थ। तो राष्ट्र निर्माण क्या है? तो राष्ट्र निर्माण एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवधारणा है, जैसे हम बता चुके हैं। और राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य नागरिकों की निष्ठा को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना होता है। जब हम नागरिकों की निष्ठा जो है वो चाहे कहीं भी रहते किसी प्रकार से, वो जब अपनी निष्ठा उस राष्ट्र के प्रति, उस देश के प्रति समर्पित करने लगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है। अर्थात प्रत्येक नागरिक अपने मन और आत्मा से उस राष्ट्र का समझे। तो राष्ट्र निर्माण का आदर्श जो है, उसका जो आदर्श है, मोटो है, वो ये कामना करता है, वो ये इस तरह की उसमें कामना होती है कि राज्य का संविधान सर्वमान्य हो, देश का एकीकरण हो। हम जो विभिन्न मानी राष्ट्र, जैसे मैंने कहा, विभिन्न जगहों पर फैले हुए हो सकते हैं, वो चाहते हैं एकीकरण हो और वो देश बन जाए, ताकि किसी क्षेत्र में देश द्रोही या विच्छेदकारी शक्तियाँ न पनप सकें। सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्राप्त हों। शिक्षा प्रणाली व कानून व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर आधारित हों, तथा राज्य ऐसी विदेश नीति अपनाए जो उसके राष्ट्र हित में हो। कुल मिलाकर के वो इस कार्य से करें ताकि जिससे उनके हितों की पूर्ति होती हो। तो ये राष्ट्र निर्माण का अर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। तो एक अमेरिकी लेखक हुए हैं कार्ल ड्यूस, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, सीमेंट आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र का भी निर्माण होता है। यानी लकड़ी, पत्थर, ईंट से नहीं, बल्कि उसके पीछे उसके महान नेताओं की इच्छा शक्ति या उनका दृढ़ संकल्प देखा जा सकता है। निर्माताओं की योजनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि विश्व में राष्ट्र राज्यों के अलग अलग प्रतिमान देखे जा सकते हैं, अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिसकी सिद्धि के लिए राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जाता है। कई जगह पर कई बार दो तरीके से ये किया जाता है। कई बार ये बलपूर्वक या अधिनायकवादी तरीके से किया जा सकता है, लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठे करो, जैसे रूस के कम्युनिस्ट नेताओं ने किया, जिसे रूसीकरण कहा गया। लेकिन इस तरह का जो राष्ट्र हम तैयार करते हैं वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि जब सत्ताधारी दल का पतन हो जाता है तो उसके साथ ही उनका कराधारा जो भी सब होता है वो सब चौपट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए दूसरा तरीका है कि यह कार्य धीरे धीरे तथा लोकतांत्रिक ढंग से किया जाए, और इसमें बेशक समय तो अधिक लगेगा ही, लेकिन ये राष्ट्र चिरस्थायी होगा। और भारत के भीतर राष्ट्रीयताओं और उपराष्ट्रीयताओं के बने रहने, जैसे हमने कहा कि एक राष्ट्र के भीतर, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जैसे हमने लोकतांत्रिक तरीके से ही राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को अपनाया, तो इसके भीतर राष्ट्रीयताओं और उपराष्ट्रीयताओं को बने रहने दिया जाए, यानी ख़त्म नहीं करना है, समाप्त नहीं करना। अधिनायक और जो डिक्टेटरशिप वाली स्थिति होती है, वहाँ पर ये स्थिति होती है कि बस वो जैसा चाहते हैं उसी प्रकार का जिस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं बस उन्हीं को रखेंगे, बाकी जो उनसे मेल नहीं खाता उनको समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार का राष्ट्र, जैसे मैंने कहा, चिरस्थायी नहीं होता है। वहाँ पर राष्ट्र में, क्योंकि जो उनकी राष्ट्रीयताएँ हैं, उनकी उपराष्ट्रीयताओं को बने रहने दिया जाए
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संसद में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, विचार के लोग होंगे, जो एक दूसरे से अलग अलग समुदाय होंगे, जो अलग अलग जुड़ाव महसूस रखते हों, तो उनकी सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। लेकिन वो सभ्यता और संस्कृति इस तरह से बनी रही कि जो राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य भी क्या कर सके, सिद्ध कर सके। तो ये प्रक्रिया जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, और भारत ने इसी प्रक्रिया को अपनाया है। यहाँ पर हम फिर बात करते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण की पृष्ठभूमि। तो भारतीयों के लिए राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक लंबा और रक्त रंजित उनका इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है। व्यापक जन आंदोलन और राष्ट्र के लिए बलिदानों और लंबे संघर्ष के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि अंततः हमें 14 और 15 अगस्त यानी 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, हमें 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और इस अवसर पर भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, और उनका जो ये भाषण था वो ट्रिस्टी विद डेस्टिनी अर्थात भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से प्रसिद्ध है। ये कई बार प्रश्न भी आता है 1 नंबर में कि ट्रिस्टी विद डेस्टिनी का क्या अर्थ है, या फिर भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट का किस भाषण को कहा जाता है या किसके भाषण को कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो आप उस तरह से भी थोड़ा सा विचार करते हुए चलें। तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब है कि जिस स्वतंत्रता के लिए हम लंबे समय से जिसका की प्रतीक्षा कर रहे थे, अंततः आज हमें वो प्राप्त हो ही गई है। इस तरह से इसका मतलब था। तो भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई हो। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस दौरान ही जो है हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अंततः हम लड़ तो एक राष्ट्र के लिए ही रहे थे, और इस आधार पर लड़ रहे थे क्योंकि हम वही सब लोग लड़ रहे थे जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक जुड़ाव महसूस कर रहे थे। तो इसी दौरान बहुत सारी जो भविष्य के भारत को लेकर के बहुत सारी बुनियादी बातों पर सहमति भी बन चुकी थी, और जिनमें 2 बातों पर आम सहमति थी। पहले तो ये थी कि स्वतंत्रता के बाद का जो देश होगा वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश होगा, और दूसरी ये कि सरकार अपने नागरिकों के साथ बिना किसी भेदभाव के उनके संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगी, और विशेषकर जो समाज का सबसे हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब और कमज़ोर और खास, उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो स्वतंत्रता के साथ ही आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो अब वो वक्त भी आ गया था जिन सपनों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो बलिदान दिए गए थे, तो अब इन सपनों को साकार भी करना था। हालांकि इतना आसान कार्य नहीं था इन सपनों को साकार करना, क्योंकि देश की आज़ादी का एहसास बहुत ज़्यादा सुखद भी हमारे लिए नहीं रहा। बेशक हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आज़ादी ने जो है वो देश के विभाजन को भी लेकर के आया। हम भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में हम बंट गए, और बंट जाते तो चलो वहाँ तक भी भारी मन से हम स्वीकार कर लेते, लेकिन उसके बाद की जो हिंसा और उसके बाद का जो विस्थापन, ये इतनी विकराल समस्याएं थी जिनके कारण चुनौतियाँ और ज़्यादा जटिल हो जाती हैं और ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नए राष्ट्र के निर्माण के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया और उसको चुना, और इस तरह से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ और एवं उनका समाधान। तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो है भारत के समक्ष अनेकों चुनौतियाँ विद्यमान थी। यहाँ पर क्योंकि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमें मोटे तौर पर 2 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है तात्कालिक चुनौती, जो मतलब ऐसी चुनौतियाँ जिनका तत्काल निराकरण करना ज़रूरी था, उनका उपाय करना ज़रूरी था, निपटना उनसे ज़रूरी था। और दूसरा अन्य चुनौतियाँ। इस वीडियो पर हम केवल तात्कालिक चुनौतियों पर ही बात कर रहे हैं, अन्य चुनौतियों पर हम क्रमशः आगे बात करते रहेंगे अगले वीडियो में। तो तात्कालिक चुनौतियाँ और उनके समाधान का प्रयास। तो जैसे मैंने कहा, तात्कालिक चुनौतियों से मतलब है कि जिनके समाधान की तत्काल आवश्यकता है, जिनसे निपटने की तत्काल आवश्यकता है, उसको तात्कालिक चुनौतियाँ कहा गया। तो इनमें जो पहली चुनौती थी वो थी विविधता में एकता बनाए रखने की चुनौती और उसका समाधान। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, भाषा, बोली, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आदि आधार पर,
और भौगोलिक विषमताओं, सामाजिक परंपराओं आदि के कारण व्यापक भारत में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और ये माना गया कि इतनी विविधताओं वाला देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन ये देश ज़्यादा लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा। कई अंग्रेज विद्वानों ने इस तरह की भविष्यवाणी करी कि ये देश ज़्यादा लंबे समय तक जो है चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक विविधताएँ हैं। कई प्रकार की आशंकाएँ और प्रश्न जो हैं लोगों के मन में थे कि कैसे इसे एकजुट रखा जाए। जो समय के विशेषकर शासन चलाने वाले लोग थे, नीति नियंता थे, उनको इस बात को लेकर के वो बहुत गंभीर थे और चिंतित भी कि कैसे इसको इन विविधताओं को भी संभाल करके रखा जाए और राष्ट्र की एकता भी बना करके रखी जाए। तो इन समस्याओं का समाधान क्या होगा, भारत में विविधताओं में एकता कैसे स्थापित होगी, कैसे जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको हासिल की जाए, देश को एक कैसे रखा जाए, क्या इन सब के लिए हमें जो अलग अलग पहचान है, जो उप क्षेत्रीय पहचान है, उप क्षेत्रीय पहचान का मतलब है कि मणिपुर की संस्कृति अलग है, उत्तर की संस्कृति अलग है, दक्षिण की संस्कृति अलग है, तो क्या इनको एक रखने के लिए क्या इन संस्कृतियों को या इन पहचानों को समाप्त करना होगा। ये बहुत सारे प्रश्न थे जिनका समाधान ढूंढा जाना चाहना था। तो उसके लिए फिर जो समाधान आए, तो समस्त समस्याओं का जो समाधान है, उस समय के जो हमारे नेता थे और विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ जो उनकी टीम थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि जो नेता थे, उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत धैर्यपूर्वक इसके समाधान को तलाशा। जैसे मैंने कहा, लोकतांत्रिक तरीके उन्होंने अपनाया। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान के माध्यम से मार्ग खोजा गया कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए। तो संविधान के रास्ते ही चल करके इसके समाधान की कोशिश की गई और संविधान द्वारा एक रखने के लिए, देश को एक रखने के लिए एकल नागरिकता दी गई, एकल संविधान बनाया गया, एकल न्यायपालिका रखी गई, क्षेत्रीय विषमताएं बनी रही, संघात्मक शासन व्यवस्था लाई गई, देश की एकता और अखंडता के अनेकों प्राविधान किए गए, लोगों की संस्कृति बनी रही, भाषा बनी रही। तो फिर उस तरह से लोगों को उस तरह की सुविधाएं संविधान के द्वारा दी गई, नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार दिए गए, जिससे कि उनकी आशंकाएं समाप्त हो जाए कि कहीं उन पर बहुसंख्यकों का राज ना हो, इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी पैदा ना हो। तो वो सारे प्रयास किए गए और उसका नतीजा है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। ये विविधता ही आज हमारी खूबसूरती, हमारी पहचान है। दूसरा जो समस्या थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना और उसे बनाए रखने की चुनौती। तो जैसे मैंने कहा, आज़ादी से पूर्व ही इस बात पर आम सहमति थी कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा, लेकिन शंका भी थी कि क्या भारत की जनता में होने वाली, जो लोकतंत्र में जो होने वाली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, क्या भारत की जनता उसको समझ पाएगी, क्या उसको पचा पाएगी। भारत की क्या सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिए जाएं, जबकि हम उस समय हम जानते हैं कि आधे से अधिक आबादी जो है वो निरक्षर थी। लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया जाए, क्या भारत में बहुसंख्यकों का शासन स्थापित होना चाहिए, या अगर बहुसंख्यकों का नहीं होना तो अल्पसंख्यकों की भागीदारी उसमें कैसे सुनिश्चित होगी, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम स्थापित कर रहे हैं क्या वो चिरस्थायी रह पाएगी। इन सारी शंकाओं को ध्यान में रखते हुए उस समय के नेताओं ने इन शंकाओं के समाधान के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही तरीकों पर कार्य किया, और फिर जो उन्होंने समाधान निकाला उसमें था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने और स्थायी बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जो है वो दिया गया। ये एक संविधान जब बन रहा था, एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि संविधान जब बन रहा था तो ये एकमात्र ऐसा मुद्दा था सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वाला जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई, सभी ने इसको एक स्वर में स्वीकार किया। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया, यानी सभी को एक मत, एक मूल्य का अधिकार, और बिना किसी भेदभाव के संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया। यानी लोकतंत्र जो होगा वो संसदीय होगा, यानी संसदीय उस पर आधारित होगा, प्रतिनिधित्वात्मक होगा, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। और तमाम शंकाएं थी, शंकाओं के बावजूद भी खुली लोकतांत्रिक राजनीतिक मुकाबले को अपनाया गया, यानी खुला राजनीतिक मुकाबला कि जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको लड़ने दिया जाए। और हालांकि इसके कई सारे अपने
इसकी आशंकाएं थी, डर भी थे कि कहीं ये व्यवस्था समाज को बांट न दे, मार काट न उत्पन्न हो जाए। तो सारी व्यवस्थाएं कैसे कार्य करेंगी, इन सब बातों पर को लिखित संविधान में लिखित रूप में दर्ज किया गया। और इस तरह से सारी बातों को लिखित रूप में दर्ज तो किया गया संविधान में तो है, लेकिन क्या संविधान लिखित होने से ही सारी व्यवस्थाएं स्थिर हो जाती हैं? लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता है। हमने देखा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अब तक 5-6 बार वहाँ संविधान बन चुका। दुनिया के कई उदाहरण इस तरह से हैं कि संविधान होते हैं, सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन लोगों के अंदर लोकतांत्रिक चरित्र न होने के कारण, उस देश के नेताओं के अंदर लोकतांत्रिक चरित्र न होने के कारण वो संविधान फिर एक कागज़ का टुकड़ा बन करके रह जाता है। हमारा सौभाग्य था कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी सभी समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक तरीकों को ही हमारे नेताओं ने, देश की जनता ने तरजीह दी, संविधान पर विश्वास बनाए रखा, और परिणाम स्वरूप आज लोकतंत्र न केवल स्थापित है बल्कि अपने स्थायित्व को भी प्राप्त कर चुका है। इसके आगे जो अगला टॉपिक था वो है सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ एवं समाधान। तो स्वतंत्रता के समय जैसे हम जानते देश में अशिक्षा थी, गरीबी, सामाजिक असमानता का बोलबाला था, कई प्रकार के भेदभाव समाज में प्रचलित थे, और ये प्रमुख चुनौती थी कि समाज में व्याप्त जो जातिगत भेदभाव हैं, आर्थिक असमानता है, उसको कैसे कारगर ढंग से उससे निपटा जाए। तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू का यही विचार रहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्र के बिना राष्ट्र निर्माण का जो ध्येय है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे विकास के मार्ग को अपनाने की चुनौती थी जिससे संपूर्ण समाज का भला हो, कुछ या एक विशेष तबके का विकास ना हो, केवल उसी पर ध्यान ना रहे, बहुसंख्यकों का विकास या अल्पसंख्यकों, यानी सभी को साथ लेकर के चलने की चुनौती थी, और उनका सामाजिक और आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास की चुनौती थी। तो इसका समाधान के लिए भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, और इसके अंतर्गत लेकिन सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा भी दी गई। भाई सबके साथ समानता का व्यवहार तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं उनको विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी। और इसीलिए संविधान में जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, और इसीलिए वो नीति निर्देशक तत्व लाए भी गए थे कि ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, यानी वो राज्य के लिए जो एक प्रकार के निर्देश हैं कि उन्हें अपनी जनता का, अपनी प्रजा की भलाई कैसे करनी है। तो इसका ध्येय है कि गरीबी, बेकारी, अज्ञानता, बीमारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, यानी जिनके पास आश्रय नहीं है, जैसी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना ये राज्य का दायित्व है। और इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य के द्वारा स्वतंत्रता से लेकर अब तक अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक असमानता में अब पहले की तुलना में आज काफ़ी कमी आई है। बहरहाल हम इस बात को लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्ट भी नहीं हो सकते हैं कि देश में असमानता समाप्त हो गई है। आज भी वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उसके लिए और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो समय के साथ होगा ही। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ पिक्चर्स भी हैं। और अंत में संबोध पर आधारित गृह कार्य, ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। जैसे राष्ट्र का क्या अर्थ है, हम चर्चा कर ही चुके हैं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और मेरे विद्यार्थियों के लिए मैं PDF भी व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, वो उसको पढ़ करके भी इसको देख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ये भी हम चर्चा कर ही चुके हैं, और मैं PDF में भी आपको मिल जाएगा। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में प्रमुख बाधक तत्व लिखिए। ट्रिस्टी विद डेस्टिनी का क्या अर्थ है। भारत में राष्ट्र निर्माण की तात्कालिक चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दीजिए। तो ये प्रश्न हैं, इनको आप अवश्य करेंगे, विद्यालय के जो मेरे विद्यार्थी हैं। और अंत में आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है, या हो सकता है जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, जिनके लिए उपयोगी हो सकता है, उन तक इसको शेयर अवश्य करें।
और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद जो सब्सक्राइब के लिए एक लाल बटन वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप दबाएं, और उसके बाद एक बेल आइकन वहाँ पर आ रही है, घंटी का चिन्ह बन करके आ रहा है, उसको भी आप दबाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी कि कोई वीडियो आ चुका है और आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपकी जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई सुझाव है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ, ये निवेदन ज़रूर रहेगा कि मेरे विद्यार्थियों के अलावा मुझे कोई और अन्य कॉल ना करें, और जो कार्य दिया जा रहा है विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इसको